नमस्कार। आज की घटना शुरू करने के पहले कल के पाठ 243 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैंने कल आपको ये बताया था कि संजय गुप्ता की हत्या कर दी गई और उसकी 2 पुत्रियाँ अनाथ हो गईं। मैंने ये भी बताया था कि कैसे समाज के गिद्धों ने संजय से थोड़ा अपनापन दिखा के उसके पुश्तैनी मकान को हड़पने के लिए उसकी हत्या कर दी। दोनों बच्चियां अनाथ हो गईं। होटल मालिक ने इन बच्चियों पे जरा सा भी रहम नहीं किया। कल के इस एपिसोड के बाद 2 रेगुलर हमारे व्यूअर्स, हमारे अच्छे मित्र, जिन्होंने बहुत कदम कदम पर किस्सा गोई की सुधार में क्या और हो सकता है ये बताते रहे हैं, श्री धीरज सिंह गहलोत और भावना उपाध्याय जी। इन दोनों ने ये पूछा कमेंट में कि बच्चियों का अब क्या हाल है और उनका जीविकोपार्जन कैसे हो रहा है, और यह भी कि वो लोग कुछ मदद करना चाहते हैं। मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूं और आपकी संवेदनशीलता को नमन करता हूं। आपकी इस संवेदनशीलता को देखते हुए आज ही मैंने बरेली के रेंज कार्यालय के मेरे तब के रीडर, जिनको पेशकार भी कहते हैं, श्री डी.सी. शर्मा को बताया कि वो पता करें कि बच्चियां किस हाल में हैं और उनका पालन पोषण कौन कर रहा है। थाना जलालाबाद से एक सब इंस्पेक्टर ने जाकर बड़ी बच्ची जूली, जिसकी उम्र 14 वर्ष है, उससे रीडर की बात कराई। रीडर श्री डी.सी. शर्मा से। वो बच्ची लगातार रोए ही जा रही थी। उसके पिता की हत्या 7 दिसंबर 2019 को हो गई थी, संजय गुप्ता की, और उसके बाद दोनों बच्चियां, जूली 14 वर्ष और नन्ही 12 वर्ष, उसका पालन पोषण उसकी बुआ, सगी बुआ ममता कर रही थी। वो उन बच्चियों के लिए कहीं से भी उनके खाने पीने, रहने, कपड़े का इंतज़ाम करती थी। लेकिन अचानक साल भर पहले उसकी बुआ ममता का भी देहांत हो गया। जूली ने बताया कि कभी कभी 2-3 दिन तक लगातार हम दोनों बहनों को खाना भी नहीं मिल पाता। पड़ोसियों और मोहल्ले वालों की कृपा पर हमको खाना कभी कभी मिल जाता है और कभी कभी नहीं हो पाता। आज उन बच्चियों की हालत सुनकर बहुत दुख हुआ, बड़ा मन विचलित हुआ। मैंने शर्मा जी से कह के, जो हमारे रीडर थे उस समय जब मैं डीआईजी रेंज या आईजी रेंज था, बच्ची के लिए एक कीपैड वाले फ़ोन का इंतज़ाम करा दिया है। कल शाम तक फ़ोन और सिम उसको मिल जाएगा। एंड्रॉयड फ़ोन देना, बच्ची है अभी, ठीक नहीं है। फ़ोन से बात करने और कम्युनिकेशन में रहने के लिए उसको सामान्य सा फ़ोन दिला दिया, और ये भी कहा कि अगर उसका अकाउंट नहीं खुला है तो खुलवा दें, और अगर खुला है तो बता दें। गहलोत भाई साहब ने ये कहा कि किस्सा गोई के माध्यम से कुछ पैसा उनको भेज दिया जाए, बच्चियों की मदद हो जाए। भाई साहब, मैं क्षमापूर्वक आपसे ये कहूँगा, ये काम मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि पैसों के मामले में हमेशा अपयश मिलता है। हम कितनी भी साफ गोई से, कितने भी साफ हृदय से पैसा इकट्ठा करके उन्हें देंगे, लेकिन आरोप लगाने वाले लगा देते हैं और फिर बहुत ही अपयश, बड़ा दुख भी होता है और अपयश भी मिलता है। इसलिए जैसे ही उनका मोबाइल उनको मिल जाएगा, मैं कमेंट बॉक्स में उनका नंबर शेयर कर दूंगा, और अगर अकाउंट हुआ तो अकाउंट नंबर भी शेयर कर दूंगा। और आपसे अनुरोध है कि आप उससे सीधे बात करके उन बच्चियों की जो मदद आपके मन में हो वो कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है। कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर डाल दूंगा कल परसों, जब भी उसको मोबाइल मिल जाता है। मुझे दूसरा डर और सता रहा है। बड़ी बच्ची जूली 14-15 वर्ष की हो गई है, बेहद गरीब है,
बहुत लाचार है, भुखमरी के कगार पर है और उसका पुश्तैनी मकान भी है। गिद्धों ने मड़राना शुरू कर दिया होगा, कुछ उस बच्ची के लिए, कुछ उसकी प्रॉपर्टी के लिए, कुछ और तमाम कारणों से। और अगर समय रहते बच्चियों को उनका मनोबल मजबूत न किया गया तो दूसरी अनहोनी हो जाएगी। इससे मैं परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। आप में से जो भी उनसे बात करे, उन बच्चियों को ऊंच नीच भी समझाए, उनको बाकी चीज़ें भी बताए। आज की बात से उन बच्चियों का हाल सुनकर बहुत असहनीय पीड़ा हुई, इसीलिए मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। वैसे मैं किस्सागोई में क्राइम के इतर कुछ भी शेयर किए जाने का पक्षधर नहीं हूँ, न मैंने किया है। एक एपिसोड कोविड जिससे मैं स्वयं गुजरा था वो, और आज थोड़ा सा अंश 10 मिनट का इन बच्चियों के लिए। अब आज की घटना, आज जो घटना लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ वो भी उसी समय की है जब मैं DIG रेंज था। 8 जनवरी 2019 को मैंने ज्वाइन किया था और ये घटना 25 जनवरी 2019 की है। कड़ाके की ठंड थी। रात में करीब 8 बजे थाना उसामा, जनपद बदायूं के गांव गूरा बरेला के मुशीर खां सन ऑफ गिरीश चंद्र खां थाने में रोते बिलखते आए। उस समय थानाध्यक्ष उसामा जयप्रकाश सिंह थाने पर ही दो पक्षों के बीच किसी विवाद का निपटारा कर रहे थे। मुशीर को देखते ही थानाध्यक्ष ने उनको अपने पास बुलाया कि इतना क्यों रो रहे हो। मुशीर ने कहा कि आज जुम्मे की नमाज के बाद मैं जंगल की तरफ अपने खेतों पर गया था। जिस समय मैं जा रहा था उस समय मेरा 8 वर्ष का पुत्र सालिम घर के दरवाजे पर बच्चों के साथ खेल रहा था। घर वालों को यही आभास था कि शायद सालिम मेरे साथ खेतों पर चला गया है। पर जब मैं शाम को आया और सालिम मेरे साथ नहीं था तो घर वालों ने पूछा कि सालिम कहाँ गया। फिर उन्होंने ये बात बताई कि मुझे या परिवार वालों को यही अंदाज़ा था कि वो खाना भी नहीं खाया है और आपके साथ खेतों पर निकल गया है। मैं भी सन्न रह गया साहब, बच्चा हमारे साथ गया नहीं था। मेरा पूरा परिवार, पड़ोसी, सभी लोग मिलकर बच्चों को ढूंढना शुरू किया, सब लोगों ने। अभी थोड़ी देर पहले शाम को 6:30 बजे के आसपास सालिम की लाश रामनाथ फौजी के लहटे के खेत में पड़ी हुई मिली है। उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं। मैं उसकी लाश उठाकर घर पर ले आया हूँ। लाश मेरे घर पर ही पड़ी है। जयप्रकाश सिंह थानाध्यक्ष तुरंत उठ खड़े हुए। जिन पक्षों के बीच में वो समझौता या विवाद समाप्त कराने के लिए जिनसे बातचीत कर रहे थे, उन दोनों पक्षों को कहा कि आप लोग जाइए, कल आइएगा। और तहरीर लेके उन्होंने तुरंत FIR लिखने के लिए थाना कार्यालय में एप्लीकेशन दे दी। थाने पर FIR क्राइम नंबर 19/2019 धारा 302 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत हो गया। सभी संबंधित को सूचना दे दी गई और इस बीच में थाने से ही उन्होंने प्रधान और दीगर जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनसे जयप्रकाश सिंह ने बात की। लोगों ने ये शंका व्यक्त की कि ये मिश्रित आबादी वाला गांव है, बच्चा अल्पसंख्यक समुदाय का है और जहां शव जिस खेत में मिला है, जिसके खेत में, वो दूसरे समुदाय के हैं। जरा सी अफवाह उड़ी तो कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वहाँ से चलते समय इन्होंने सभी अधिकारियों को, अपने SP को, अपने SPCT को, अपने CO को, सबको बताया कि साहब ये स्थिति है, मैं मौके पर प्रस्थान कर गया हूँ। SSP ने, SP SSP बदायूं ने आसपास के और थानों की फोर्स को वहाँ गांव में भेज दिया कि आप लोग पहुँचिए और वहाँ निगाह रखिए कि कोई किसी तरह की अफवाह न फैले, कोई मिसक्रिएंट ऐसा कुछ न कर दे कि अनावश्यक गांव में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाए। आसपास के पुलिस बल बुलाने के साथ ही साथ जितनी यूनिट्स की ज़रूरत इस तरह की क्राइम में होती है उसको भी बुलाने के लिए फ़ौरन
एसएसपी ने कहा वायरलेस सेट पर कि जो जहां हो तत्काल पहुंचे। थाने से घटनास्थल यानी वो गांव गूरा बरेला वो करीबन 15 किलोमीटर और हेडक्वार्टर से वो गांव 37 किलोमीटर पर है। जल्दी से जो जहां है वहां पहुंचने के लिए इसलिए कहा गया कि ऐसी स्थिति में जब स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण हो तो यूनिट्स अगर रीजनेबल टाइम पर नहीं पहुंचती तो भीड़ तुरंत पुलिस पर आरोप लगाना शुरू कर देती है। देर से आए, जल्दी आ गए होते तो ये हो जाता, जानबूझकर देर से आए, अपराधियों से मिले हुए हैं। भीड़ तो भीड़ एक तरफ हुआ पीछे सब उसके पीछे वही बात कहेंगे जो एक आदमी कह रहा है। थानाध्यक्ष सीधे वहाँ से खेत पर पहुँचे जहाँ पर उसका शव मिला था। कोहरा बहुत था, घनघोर अंधेरा था। क्राइम ब्रांच की टीम भी पीछे पीछे पहुँच गई। उसने ड्रैगन लाइट निकाला, प्रकाश का इंतज़ाम किया। सभी लोगों ने उस स्थान को जहाँ से शव मिला था वादी के साथ श्री मुशीर खां के साथ उसको देखा। वहाँ पर लहटे जो थे वो टूटे हुए थे, जो पौध लगी थी वो टूटे हुए थे, संघर्ष के निशान मौजूद थे और खून के धब्बे भी ज़मीन पर मिट्टी पर मिले। अच्छी तरह से उसकी फ़ोटोग्राफी कराएगी, वीडियोग्राफी कराएगी। उसके बाद जब वहाँ का काम सब फॉरेंसिक्स ने ख़त्म कर लिया तो डॉग स्क्वाड को भी डॉग स्क्वाड ने भी अपना काम ख़त्म कर लिया। डॉग स्क्वाड ने सिर्फ एक इंडिकेशन दिया, अच्छा इंडिकेशन दिया कि घटनास्थल से जो कोई भी गया वो गांव की तरफ नहीं गया, जंगल की तरफ गया। वो बार बार स्मेल लेने के बाद जंगल की तरफ ही जाता था। कभी 10 मीटर, कभी 100 मीटर और कभी कभी 150-200 मीटर तक भी डॉग गया। तो ये तय हो गया कि जो भी जिस किसी ने ऐसा किया है वो जंगल की तरफ भागा है। उसके बाद सभी लोग मुशीर के घर पहुँचे, मृतक के घर पहुँचे जहाँ मृतक की बॉडी रखी हुई थी। लगभग 1 बज गए थे, 1-1.15 बज गए थे। सैकड़ों आदमी वहाँ मौजूद था और लोगों में आक्रोश परिलक्षित हो रहा था। सर्विलांस और क्राइम ब्रांच की टीमों ने अपनी सब औपचारिकताएं पूरी की। भीड़ ज़्यादा न बढ़े इसलिए थोड़ा जल्दी करके पंचायतनामा भरा गया और पीएम के लिए बॉडी को जिला मुख्यालय में मॉर्चरी में भेज दिया गया। उसी समय करीब रात 1 बजे के आसपास एसएसपी ने मुझे फ़ोन करके बताया। श्री अशोक कुमार उस समय एसएसपी थे। उन्होंने मुझे बताया कि साहब ऐसी ऐसी घटना हो गई है, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुलिस बल की आवश्यकता होगी अगर कोई बात हुई तो। मैंने पीएसी की एक टुकड़ी बरेली से बदायूं के लिए रवाना कर दी। मैंने एसपी को सजेस्ट किया कि अगर ऐसी बात है तो अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करके रात में पोस्टमार्टम कराने की स्पेशल परमिशन ले लें और रात ही में पोस्टमार्टम कराकर सुबह होते होते, इसके पहले कि लोग जानें, अखबारों को पढ़ें, उसके पहले उसका अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि उसकी करवा दीजिए। वरना होता वही है कि भीड़ बढ़ेगी, नेता किस्म के लोग आएंगे और जिनको कुछ परेशानी पैदा करनी है, जिनके दिमाग में अन्यथा कुछ है, बॉडी को वो कहीं रास्ते में रखेंगे, जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस के लिए कानून व्यवस्था की विकट स्थिति सामने आ जाएगी। एसएसपी ने यही किया। डीएम से स्पेशल परमिशन ले ली और भोर में करीबन 3 बजे डॉक्टर शरीफ हुसैन ने बच्चे का पोस्टमार्टम किया। मृतक का पेट खाली था और शव 10 से 12 घंटे पुराना था। पंचायतनामा के समय एक विशेष रिक्वेस्ट की गई थी। ये प्रोविज़न है कि अगर आपको कोई पंचायतनामा के समय विशेष बात पता करनी हो या पंचों की राय में कोई विशेष बात हुई हो तो इसका उल्लेख कर दें ताकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसको अच्छी तरह से देख लें। पंचायतनामा करने वालों ने यानी पंचों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि कृपा करके पोस्टमार्टम के समय में इसके साथ अगर कोई अप्राकृतिक मैथुन या सोडोमी की बात हुई हो तो उसको स्पष्ट रूप से उसमें अपना मत दें। स्पष्ट मत दिए जाने का अनुरोध किया गया था। सवेरे ही सवेरे
बॉडी को परिजनों को सौंप दिया गया और परिवार वालों से बात करके सवेरे ही उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया। दोपहर तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज बताया गया। शरीर के तमाम हिस्सों में एब्रेजन, कंट्यूजन, इस तरह की चोटें पाई गई थी। गर्दन की दाहिनी तरफ और घुटनों पर और रिब्स में मल्टीपल फ्रैक्चर पाए गए थे। चेहरे पर भी एब्रेजन था। एब्रेजन और कंट्यूजन, इसको खुरसाट या घिसटने से आई हुई चोट और नीलगु निशान कहते हैं। रिब्स की हड्डियां टूटी हुई थी, पर सोडोमी के बारे में जो राय मांगी गई थी उसमें स्पष्ट मत दिया गया कि बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, कोई समलैंगिक अपराध नहीं पाया गया है। फिर थोड़ा पुलिस एक चीज़ से खाली हुई कि कहीं कोई कानून व्यवस्था की बड़ी स्थिति न उत्पन्न हो। बॉडी को लेकर पुलिस की पूरी टीम अगले ही दिन, मैं बता दूं आपको कि ये 25 तारीख की बात थी और 26 जनवरी का प्रोग्राम पुलिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सुबह की परेड निपटा के सारे प्रोग्राम ख़त्म करके पूरी टीम दोपहर बाद डॉग स्क्वाड को लेकर, बाकी सभी अधिकारी जो रात में किसी वजह से नहीं पहुंच पाए थे वो भी वहीं पर पहुंच गए मौके पर। पूछताछ शुरू हुई तो किसी प्रकार की रंजिश का होना नहीं पाया गया। सर्विलांस से रिलेटेड सारे डाटा और परिवार के मोबाइल नंबर इकट्ठा करके सर्विलांस और क्राइम ब्रांच के लोग वहाँ से चले गए। इंस्पेक्टर ने वहीं मौके पर, चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और भीड़ का मूड बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, तो इंस्पेक्टर ने वहीं मौके पर ही अलग पुलिस बल को बुला के 2 टीमें बनाई। लोगों से बातचीत करने में उसे 2 संभावनाएं मिली। एक तो किसी ने बलि देने का प्रयास किया हो, तो बलि देने वाले कौन कौन लोग हैं, उस मत के अनुयायी कौन कौन हैं, कौन कौन लोग हैं जो इस तरह की झाड़ फूंक, टोना टुटका, तांत्रिक, इस तरह का काम गांव में करते हैं। एक टीम से कहा गया कि उनकी सूची बनाएं, पहले कोई घटना हुई हो तो उसके बारे में जानकारी करें, आसपास के गांव में अगर इस तरह की कोई घटना घटित हुई हो तो उसकी भी जानकारी कर लें। दूसरी, अननेचुरल सेक्स में असफल होने पर संभवतः ये हत्या की गई हो। इस एंगल को एक्सप्लोर करने के लिए, पता करने के लिए ये बताया गया कि गांव में जितने भी नशेड़ी किस्म के नवयुवक हैं जो स्मैक के, गांजा के, भांग के, कुछ और पेय पदार्थ दूसरा भी पीते हैं, जो उसके आदी हैं, एडिक्टेड हैं, उनकी सूची बना ली जाए और घटना वाले दिन उनके मूवमेंट का पता किया जाए। यह भी बताया गया कि गांव में नशेड़ी नवयुवकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर आदतन एडिक्ट हो गए हैं, नशे के आदी हो गए हैं नवयुवक। दोनों टीमों से वहीं गांव वालों के सामने ये भी बताया गया कि आप 3 दिन तक इसी गांव में स्टे करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, वर्दी की, कपड़े की, दवा की, खाने की, आप बताइए, आपको थाने से भिजवाया जाएगा, लेकिन आप किसी भी बहाने से गांव के बाहर नहीं जाएंगे। ये भी कहा गया कि गांव के प्रधान और तमाम दूसरे मुअज़्ज़िज़ लोगों से संवाद बनाकर ये दोनों प्रकार की सूचनाएं इकट्ठा की जाएं और ये भी कि दोनों टीमें अपने ही काम को करेंगी। क्रॉसओवर नहीं होगा कि जो टीम बलि के लिए लगाई गई है वो नशेड़ियों का पता करे और जो नशेड़ी के लिए लगाई गई है, दोनों अपना अपना काम ही करेंगे। इधर पोस्टमार्टम के बाद जो कपड़ा मृतक ने पहन रखा था वो पोटली बनाकर थाने पर आता है। मैं बहुत बार इसका जिक्र आपको कर चुका हूँ। तो उस कपड़े को और खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी और कोई भौतिक साक्ष्य और नहीं पाया गया। इन सब को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लखनऊ भेजा गया। निदेशक FSL, डायरेक्टर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, उनको एक अर्धशासकीय पत्र भी SSP ने लिखा कि हमारी जांच इस आशय से इन कपड़ों की कराई जाए कि क्या कोई ऐसा अवशेष कपड़ों पर पाया गया हो
जो अप्राकृतिक मैथुन यानी सोडोमी की तरफ इशारा करता हो। दूसरा कि मौके के जो खून आलूद मिट्टी हमने सैंपल के तौर पे भेजी है वो मृतक की ही ब्लड ग्रुप की है क्या उसमें, या फिर उसमें किसी और का भी कोई ब्लड ग्रुप शामिल है। कहने का आशय ये था कि हो सकता है आपस में इस तरह से जो संघर्ष हुआ हो उसमें अगला व्यक्ति भी इंजर्ड हो गया हो और उसका भी ब्लड ज़मीन पर पड़ा हो। इन दो बिंदुओं पर भी स्पष्ट मत मांगा गया। 3 दिन बाद ये भी दोनों टीमों से कहा गया कि आप सूचना इकट्ठा करके टेलीफोन के जरिए ही इंस्पेक्टर को बताएंगे। आप तब तक वहाँ से नहीं लौटेंगे जब तक कि आपसे कहा न जाए। जब ऐसा लगेगा कि कोई सूचना मिल गई है लीड लायक, तब आपको बुला लिया जाएगा, या फिर और अगर उसकी क्रॉस चेकिंग करनी है तो सब कुछ करके तभी आएंगे। बलि के संबंध में टीम ने बताया कि गांव के सबसे बुज़ुर्ग लोग जिनकी उम्र 80 साल 90 साल तक हो गई है उनसे बातचीत की गई। इन सभी बुज़ुर्गों ने कहा कि हमारे गांव में जब से हम इस गांव में हैं पिछले 70-80 सालों में बलि देने की कोई घटना हमारे संज्ञान में नहीं है, न ही ऐसा कोई व्यक्ति हम लोगों के संज्ञान में है आसपास के गांव का भी जो इस तरह का बलि वली में जिसका यकीन हो या जो इस तरह का काम करता हो, तांत्रिक टोना टोटका जिसमें बलि भी इंक्लूडेड है। दूसरी टीम ने अननेचुरल सेक्स के इशू पर नशेड़ियों की सूची बना ली, उनके मूवमेंट को भी पता किया और उनसे एक अच्छी जानकारी निकल कर आई। ये बताया गया कि मृतक का पड़ोसी यानी मुशीर खां का जो के पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम वो नशेड़ी भी है और मनचला भी है, उसका नाम है अकील सन ऑफ साबिर। घटना के दिन उसके मूवमेंट को ट्रेस करने पर पता लगा कि घटना के बाद से ही वो गांव में नहीं है, गायब है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव को पता लग गई। हालांकि ये सूचना बहुत गोपनीय तरीके से निकाली गई कि ऐसा न हो वो जहाँ कहीं हो उसको पता लग जाए और वो भाग जाए। इसलिए अखबारों में कुछ इस तरह की खबरें भी दी जाती हैं ताकि लोगों का ध्यान उस पर न रहे, डाइवर्ट हो जाए। जैसे कि पुलिस नशेड़ी के पीछे पड़ी थी लेकिन हत्या के तार कहीं और जुड़ रहे हैं। बस इतना सफिशिएंट है उस आदमी को, अगर उसको किसी ने पढ़ा हो, बताया हो, ये बताने के लिए कि अब तुम पे शक उतना ज़्यादा नहीं है। जब ये बात गोपनीय तरीके से पता हो रही थी तो कुछ लोगों ने यह भी बताया कि जब बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, जुमे की नमाज़ ख़त्म हुई थी, ये भी संभवतः नमाज़ पढ़ के आया था, तो ये अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। उसके बाद ये कहाँ गया, कौन गया, किसके साथ गया, ये कोई नहीं बता पाया। तो इस बिंदु को स्पष्ट करना आवश्यक था कि वो क्यों चला गया, घटना के बाद से क्यों गायब है, क्या कर रहा है, और क्या ये सही है कि जब बच्चे वहाँ खेल रहे थे तो वो अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था। उसकी तलाश के लिए एक पूरी टीम बनाई गई। लगभग 12 दिन तक उसके सारे नात हित रिश्तेदार जो भी जानने वाला है सबके यहाँ दबिश दी गई, लेकिन दस्तयाब नहीं हुआ, नहीं मिला। बड़े अथक प्रयास के बाद पास में ही कहीं 7 फरवरी 2019 को, लगभग 15 दिन बाद, पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले आई। पूछताछ शुरू हुई। नशेड़ी, लोफर और मनचले ये बहुत देर तक अध्याय वाली पूछताछ बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसा हम लोगों का एक्सपीरियंस है कि बहुत देर तक ये अध्याय वाली पूछताछ बर्दाश्त नहीं कर पाते, रजिस्ट नहीं कर पाते। और यही हुआ उसके साथ। उसने बता दिया पूरी बात। उसने कहा कि जब ये बच्चे वहाँ खेल रहे थे तो मैं बाज़ार से अपने जेब में कुरकुरे और चिप्स के छोटे पैकेट ले आया था। अचानक जब बच्चा खेलते खेलते थोड़ा नज़दीक आया तो मैंने उसको बुलाया, सालिम को, और अपने जेब में से निकाल कर चिप्स और कुरकुरे दिखाए।
पड़ोसी था, वो बोलता भी था, हंसी मजाक भी करता था। उसने कहा दे दो, हम खाएंगे। उसने कहा यहाँ और भी बच्चे हैं, अगर यहाँ निकाला तो और को देना पड़ेगा, तुम्हारे लिए नहीं बचेगा। खाना है तो आओ जंगल की तरफ चलते हैं, वहीं तुम्हें दे देंगे। वो उसे लेकर जंगल की तरफ चला गया और खेत में ले जाकर उसने अपने नीचे के कपड़े उतार दिए और सालिम से ओरल सेक्स के लिए कहा। सालिम ने ऐसा किया भी और उसने चिप्स का और कुरकुरे का एक एक पैकेट दे दिया। उसके बाद वो सालिम के नीचे के कपड़े उतारने लगा। सालिम ने फ़ौरन मना किया और कहा मैं जा रहा हूँ, अगर हाथ लगाया तो मैं चिल्लाऊंगा भी। वो खेत से बाहर की तरफ भागने लगा और तब इसने अकील ने उसको खींच के गिरा लिया, उसको जाने नहीं दिया और वो जिद कर रहा था। पर अकील फिर भी वो छोड़ा कर भागा तो अकील उसको पैरों से घसीटते हुए भीतर तक ले आया और उठा के पटक दिया। 3 बार उसको पूरी फोर्स से पैरों से उठा के, जैसे वो वॉशरमैन लोग जिसको धोबी पाट कहते हैं, कपड़े को पत्थर पे ऊपर से खींच के जो मारते हैं, उस तरह से उसने 3 बार उसको पटका। उसके थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो गया। जब उसे लगा कि ये मर गया है तो वो बगल के खेत में रात भर बैठा रहा और सुबह होते ही वो वहाँ से जंगल की तरफ भाग गया। जंगल से वो सीधे एटा पहुँचा और एटा शहर में रिक्शा चलाने का काम करने लगा। उससे पूछा कि भाई ठीक है, तुम्हारी बात नहीं मान रहा था, तुमको मारने की क्या ज़रूरत थी? तो उसने कहा साहब अगर ये जाता तो ये घर पे बताता ज़रूर, और एक बार घर को अगर बता देता तो मेरी बदनामी भी बहुत होती और फिर मेरा घर पे रहना दूभर हो जाता। इसलिए मैंने उसको मारना उचित समझा कि मार दूंगा, पता नहीं लगेगा। 10-12 दिन एटा में रिक्शा चलाया, फिर उसे लगा कि अब मामला ठंडा हो गया तो वो गांव की तरफ लौटा। गांव के बाहर ही किसी ने उसे देख लिया, पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस उसे ले आई। एफएसएल की रिपोर्ट भी तब तक आ गई थी। मृतक के कपड़ों पर सीमेन पर्याप्त मात्रा में पाया गया था। ये अकाट्य फॉरेंसिक एविडेंस था। 16 फरवरी 2019 को चार्जशीट नंबर 1/2019 न्यायालय में सबमिट कर दिया गया। अकील अभी भी जेल में है और ट्रायल फेस कर रहा है। आज की घटना बहुत ही विभत्स, हृदय विदारक, मन को झकझोरने वाली है। एक नन्ही सी जान किसी की गंदी मानसिकता के भेंट चढ़ गई। मैं यहाँ ये तो नहीं कह सकता कि बच्चा अगर चिप्स कुरकुरे की लालच न करता तो शायद बच जाता, क्योंकि ये बालक मन है। किसी का भी बच्चा हो, कितना भी खाने का सामान घर में भरा पड़ा हो, पर खाने पीने के सामान के प्रति उसका प्राकृतिक आकर्षण होता है। बच्चा किसी का भी हो, चाहे जिसका। ये मानव स्वभाव है, मानव मन है और ये बालक मन है। उम्मीद है मुझे कि इस काम पिपासु मानव रूपी जानवर को कड़ी से कड़ी सज़ा न्यायालय से मिलेगी, तभी उस बच्चे सालिम के साथ न्याय होगा। अगर आपकी राय इससे इतर हो तो हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।